नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेविड ईस्टन, जो कि प्रमुख व्यवहारवादी था, उसी ने ही व्यवहारवाद के संशोधन परिवर्धन की घोषणा 1969 के अपने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्षीय उद्बोधन में की थी और उसने दो विशेष मांगों का जिक्र किया: प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता। अर्थात बुद्धिजीवी को अपने अध्ययन में, अपने शोध में प्रासंगिकता का ध्यान रखना चाहिए। वो उस ज्ञान को उत्पन्न करे जो समाज के लिए प्रासंगिक है। और दूसरा यह है कि बुद्धिजीवी केवल समाज से अलग थलग, केवल सैद्धांतिक विवेचन में ही रत न रहे, वरन समाज की समस्याओं को दूर करने के क्षेत्र में उसे आगे आना चाहिए। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को समझाने के लिए उसकी 7 प्रमुख मान्यताओं की चर्चा की। पहला बिंदु है तकनीक की बजाय सार के ऊपर बल। व्यवहारवादियों के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि उन्होंने परिष्कृत तकनीकों और प्रविधियों पर इतना अधिक बल दे दिया था कि उनका अपना विषय राजनीति विज्ञान, उसका विषय का जो मूल उद्देश्य है वो कहीं पीछे छूट गया था। परिशुद्धता की चाह में उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि राजनीति विज्ञान के मुख्य उद्देश्य, राजनीति की मुख्य समस्याएं क्या हैं। व्यवहारवादियों ने एक नारा दिया था कि अस्पष्ट होने की अपेक्षा गलत होना अधिक अच्छा है। इस नारे के प्रत्युत्तर में उत्तर व्यवहारवादियों ने ये नारा दिया कि असंगतिपूर्ण सुस्पष्टता की अपेक्षा अस्पष्ट होना ज़्यादा अच्छा है। इसका अर्थ यह है कि आप चाहे कितने ही स्पष्ट हों, आपकी उपलब्धियां चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हों, लेकिन उनकी यदि समाज के साथ संगति नहीं है, यदि समाज की समस्याओं से यदि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनका ऐसा स्पष्ट ज्ञान किसी काम का नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद की जो दूसरी प्रमुख जो मान्यता है वो ये है कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। अब तक जो व्यवहारवादी थे उन्होंने नियमितताओं और सत्यापन की चाह में एक यथास्थिति की इच्छा जो है वो प्रकट की थी अपने अध्ययन के लिए। अर्थात व्यवहारवाद केवल उन्हीं परिस्थितियों में काम कर सकता है जब एक प्रकार का समाज में यथास्थिति बनी रहे और विभिन्न परिवर्तन समाज में न हो। इसका अर्थ ये है कि व्यवहारवादियों ने अपने आप को एक प्रकार की सामाजिक यथास्थिति के प्रति रूढ़िवादी रुख अपना लिया था और वो सभी प्रकार के बड़े परिवर्तनों के विरोधी बन गए थे। जबकि उत्तर व्यवहारवाद का ये मानना है कि बुद्धिजीवी को समाज में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनसे आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए, वरन सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्साहपूर्ण रवैया अपना करके उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरी प्रमुख मान्यता उत्तर व्यवहारवाद की वो ये है कि यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ना। अब यदि हम परिवर्तन की यदि उपेक्षा नहीं करेंगे तो उसका अर्थ यह है कि सामाजिक यथार्थ और जो सामाजिक परिघटना घटती है, बुद्धिजीवी का ध्यान उस यथार्थ पर केंद्रित होना चाहिए। व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन के दौरान इस क्रूर सामाजिक यथार्थ से मुंह मोड़ लिया था। वे जब विशाल अपने वातानुकूलित कक्षों में और पुस्तकालयों में बैठे यथास्थिति का अध्ययन कर रहे थे, यही वो समय था जब उनका अपना समाज गहरे परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। यह प्रश्न भी था कि जब भौतिक समृद्धि का उच्चतम स्तर यदि अमेरिकी समाज ने प्राप्त कर लिया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि समाज में इस प्रकार की अप्रिय स्थितियां उत्पन्न हो रही है। गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो रहे थे, परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, व्यक्ति एक प्रकार के मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा था। वियतनाम के विरुद्ध जो अघोषित अमेरिका ने युद्ध छेड़ रखा था और उसके कारण सैनिकों की जो लगातार मृत्यु हो रही थी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे उन जो कि
सामाजिक यथार्थ की गहराई में जाए बिना अनसुलझे ही रह सकते थे। तो इसलिए व्यवहारवादियों ने इन सामाजिक यथार्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बहुत कम महत्व के प्रश्नों पर ही अपनी सारी शक्ति लगा दी। उत्तर व्यवहारवाद का नारा ये था कि उन्हें उस क्रूर सामाजिक यथार्थ की गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए कि क्यों ये समस्याएं उत्पन्न हुई और इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो अगला बिंदु है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने सभी मूल्यों को एक समान रख दिया था और वो एक प्रकार के मूल्य तटस्थता में विश्वास करने लग गए थे। व्यवहारवादियों के लिए कोई मूल्य श्रेष्ठ नहीं है और कोई मूल्य हीन नहीं है। मूल्यों की दृष्टि से वो समान है और वो केवल तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके और तथ्यों के विश्लेषण पर ही बल दे रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ, जैसा कि लियो स्ट्रॉस ने कहा कि गंदे जो नाले का पानी है और जो स्वच्छ जल है उसको उन्होंने एक ही गुणात्मकता का समझने की भूल कर ली थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि जब तक आपके मूल्य प्राथमिकताएं निश्चित नहीं हो जाती, जब तक आपके अपने कुछ निश्चित आदर्श नहीं हो जाते जहाँ तक आपको पहुँचना है, उन आदर्शों के अभाव में आप किसी निश्चित उद्देश्य या किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर भी नहीं सकते। इसलिए मूल्यों की विशेष स्थिति को बनाए रखना आवश्यक है। व्यवहारवादियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उनके द्वारा किए गए अध्ययनों की उपेक्षा हो रही थी। उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था कि उन्हें मूल्य प्रेफरेंसेस या मूल्यों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आवश्यक है। अगली जो मान्यता है वो ये है कि उत्तर व्यवहारवादियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बुद्धिजीवी को समाज के दायित्व अपने ऊपर लेने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि वो बुद्धिजीवी है, उसका अर्थ यह है कि वो जन सामान्य से कहीं अधिक बहुत सारे मामलों में श्रेष्ठ है, अपने अधिक ज्ञान के कारण, अपनी अधिक सुविधाओं के कारण, और वो उस नेतृत्व की भूमिका में है जब वो समाज का नेतृत्व करके समाज को एक विशेष दिशा दे सकता है, उसे समस्या मुक्त कर सकता है। तो बड़े कामों को करने की जिम्मेदारी जो है और जो दायित्व है वो लेने का उत्साह एक बुद्धिजीवी में या उत्तर व्यवहारवादी विचारक में होना आवश्यक है। और इसी से निकली हुई अगली मान्यता यह भी है कि जब आप बड़े कामों को अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें करने का दायित्व यदि लेते हैं, तो फिर आप अपने आप को समाज से अलग थलग नहीं रख सकते। आपको क्रियानिष्ठ होना ही पड़ेगा, आपको समाज के बीच में जाना ही पड़ेगा। जैसा कि ये कहा गया कि उत्तर व्यवहारवादी एक शोधकर्ता भी हो सकता है, एक अध्यापक भी हो सकता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। यह जो सामाजिक कार्यकर्ता होने का जो भूमिका है, यह जो दायित्व है, वो उसे क्रियानिष्ठ बनाता है। अर्थात जब समाज को ज़रूरत हो तब उसे समाज के बीच में जाकर के वास्तव में लोगों को नेतृत्व देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स और सोसाइटी या समाज और अध्ययन अध्यापन ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, वरन अध्ययन अध्यापन समाज के भीतर रह करके ही किया जा सकता है। एक विशेष प्रकार की सक्रियता की आवश्यकता बुद्धिजीवियों से उसकी अपेक्षा की जाती है। और अगला बिंदु है कि जब आप जो बुद्धिजीवी है वो यदि सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहता है, उसका अर्थ यह भी है कि सभी धंधों का, सभी बुद्धिजीवियों के कार्यों का जो है वो राजनीतिकरण कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिकरण करने का अर्थ वैसा नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि सामान्य अर्थों में लिया जाता है, जिसको कि हम क्षुद्र राजनीति कहते हैं।
बुद्धिजीवियों के कार्यों के राजनीतिकरण का, या यूनिवर्सिटीज़ या जो बड़े कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो कैंपसेस हैं, उनको उनको पॉलिटिसाइज कर देना। इसका अर्थ ये है कि जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक लक्ष्य है, या जो राजनीतिक नेतृत्व देने की क्षमता जो भावी पीढ़ी में आएगी, वो उस क्षमता के निर्वहन के लिए उसे आज ही समाज और राजनीति के वास्तविक कर्म क्षेत्र में चले जाना चाहिए। और सीधे शब्दों में इसका अर्थ ये है कि विश्वविद्यालयों को अपनी उस भूमिका के उत्तरदायित्व को पूरा करने में आगे आ जाना चाहिए, जबकि वो समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के बड़े केंद्र के रूप में सामने आएंगे। क्योंकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा यदि राजनीतिक कार्यों में आगे आकर के समस्याओं को सुलझाने का यदि प्रशिक्षण इसी समय प्राप्त कर लेंगे, तो ये बहुत संभव है कि आगे जाकर के वो एक दायित्ववान नागरिक का जो है वो भूमिका भली प्रकार से निभा पाएंगे। तो इस तरह से ये 7 बिंदु हैं जिन पर डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसका जो सार है वो ये है कि हमें व्यवहारवाद के अध्ययन के तरीके को और उसकी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं छोड़ना है, उसको ध्यान में रखना है। किंतु जो व्यवहारवादियों का पद्धति पर अत्यधिक बल था, मूल्य निरपेक्षता पर जो अत्यधिक बल था, और समाज से अलग थलग रह करके स्टेटस को मेंटेन करने की जो प्रवृत्ति थी, केवल उन प्रवृत्तियों को दूर करने की आवश्यकता है। और इस तरह से अपने ज्ञान को अधिकाधिक समाज से जोड़ने की आवश्यकता है। और यह जब आह्वान किया गया, उसके बाद 70 के दशक में हम देखते हैं कि बहुत सारे विचारक, जॉर्ज कैटलिन, बर्नार्ड क्रिक और स्प्रेंगर्स और बहुत सारे ऐसे दूसरे विचारकों की पीढ़ी तैयार हुई जिन्होंने मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण से अपना अध्ययन प्रारंभ किया, और व्यवहारवाद के शुष्क तकनीकी अध्ययनों से वो बहुत दूर चले गए, जिसके सकारात्मक परिणाम ये हुए कि राजनीति विज्ञान के जो अनेक उप विषय हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, चाहे तो वो तुलनात्मक राजनीति है या क्षेत्रीय अध्ययन है, उन सब में बहुत स्तरीय अध्ययनों का दौर प्रारंभ हुआ। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में 1972 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की लिखी एक जो है वो क्लासिक जो कृति है वो सामने आई, और यह कृति इस बात का प्रमाण थी कि अब जो समकालीन राजनीतिक विचारक है वो व्यवहारवादी पद्धति से बहुत आगे निकल गया है, और समाज के प्रति उसने अपने दायित्व को समझ लिया है। और यही उत्तर व्यवहारवादी सोच की सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। उत्तर व्यवहारवाद में जो परिणति होती है व्यवहारवाद की, वो एक सुखद परिणति रही, और राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों की तरह ही अधिकाधिक नीति विज्ञान, पॉलिसी साइंस बनने की तरफ प्रवृत्त हुआ। क्योंकि जब तक वास्तविक नीति निर्माण में कोई विषय अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाता, तब तक उसे वो आदर समाज में नहीं प्राप्त होता जो जिसका कि वो हकदार है। और राजनीति विज्ञान नीति निर्माण में जब अपना योगदान देने लगे, तो यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह उत्तर व्यवहारवाद के कारण संभव हो पाई। धन्यवाद।